क्या आपको सैलरी को नेगोशिएट करना आता है? आज तक आपने किसी भी इंटरव्यू में किसी भी जॉब के लिए अपनी सैलरी को नेगोशिएट किया है? और अगर आप ये कला नहीं जानते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं जहाँ पे जिसने एचआर ने, एम्प्लॉयर ने जो भी आपको सैलरी बता दी बस आप वही लेके संतुष्ट हो जाते हैं, और अगर आप संतुष्ट नहीं भी हैं तो भी आप पीस कर लेते हैं, मुझे आर्ग्यू नहीं करना, शायद अगर मैंने आर्ग्यू किया तो मुझे जो सैलरी मिल रही है, मुझे जो जॉब मिल रही है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैलरी नेगोशिएशन एक कला है। इस कला को आज हम 9 स्टेप्स के थ्रू सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला स्टेप, सैलरी का हर एक कंपोनेंट, हर एक एलिमेंट, यानी कि सैलरी में वर्किंग आवर्स आपके कितने रहेंगे, 7 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट है, क्या वीक ऑफ्स रहेंगे, क्या हफ्ते में आपका 1 वीक ऑफ होगा, 2 होंगे, क्या आपका बोनस रहेगा, क्या आपके बेनिफिट्स रहेंगे, क्या आपकी बेसिक पे रहेगी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, इसके अलावा भी जो एलिमेंट्स होते हैं आपकी सैलरी में, ये सारे के सारे एलिमेंट्स पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको यही बताता है, यही सिखाता है कि अगर एचआर ने ये बोल दिया कि 2 लाख आपकी सैलरी है, ये फुल एंड फाइनल अमाउंट है, सारे कॉम्पोनेंट्स, सारे एलिमेंट्स को मिला के, तो सिर्फ और सिर्फ फुल एंड फाइनल फिगर पे यानी कि 2 लाख पे नेगोशिएशन के अलावा भी आप दूसरे कंपोनेंट्स पे भी नेगोशिएशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको साइनिंग बोनस ज्यादा चाहिए तो आप उसके लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 1 वीक ऑफ मिल रहा है, अगर आपको 2 वीक ऑफ चाहिए तो आप उसके लिए भी नेगोशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वर्किंग आवर्स यानी कि जो शिफ्ट टाइमिंग्स है वो अगर 10 या 11 घंटे के हैं तो आप उसको भी नेगोशिएट कर सकते हैं। सैलरी स्लिप में जितनी भी कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज होती हैं, ऑलमोस्ट सारी के सारी जो है वो नेगोशिएबल होती ही होती हैं। आपको उसी हिसाब से नेगोशिएट करना है। दूसरा स्टेप आपको ये बताता है कि जब भी आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं आपको कुछ रिसर्च करनी है। रिसर्च किस चीज की? अपनी वैल्यू की, अपनी सिग्निफिकेंस, अपनी वर्थ जाननी है। किस तरीके से जानेंगे? आपकी कीमत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। कीमत जानने के लिए आप जिस भी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस डेजिग्नेशन की एवरेज सैलरी और बेसिक सैलरी पता करिए। आपको बहुत सारी गूगल पे सैलरी साइट्स मिल जाएंगी जो आपके डेजिग्नेशन की एवरेज सैलरी आपको बता देंगी। इंटरनल एम्प्लॉयज को अपना फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजिए, उनसे पता करिए कि उनको इस डेजिग्नेशन पे, जिस डेजिग्नेशन पे आप ज्वाइन करने वाले हैं, कितनी बेस सैलरी मिल रही है। एक्सटर्नल इंटरनल रिसोर्सेज से आपको एवरेज और बेस सैलरी पता चल जाएगी। उसके हिसाब से आप इंटरव्यू में या डिस्कशंस में अपनी सैलरी को नेगोशिएट करेंगे। थर्ड स्टेप में आपको सैलरी नेगोशिएशन में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सैलरी मुझको मिल रही है उसमें क्या जो भी मैं रिसर्च करके आया हूँ वो ठीक ठाक फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, या मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंटेंशियस लग रहे हैं, मैं किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए, एचआर के सामने आप अपने ऑब्जेक्शंस रेज करिए, उनसे डिस्कस करिए। बात करने से ही हल निकलेगा। जब भी आप अपने कोई भी ऑब्जेक्शन रखेंगे कि मुझे बेस सैलरी इतनी कम क्यों दी जा रही है, या मेरे वीक ऑफ्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 1 क्यों हैं। इस इंडस्ट्री में, इस डेजिग्नेशन में जनरली मार्केट ट्रेंड्स हैं कि वीक ऑफ्स जो होते हैं वो 2 तो होते ही हैं एटलीस्ट। जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आपके ऑब्जेक्शंस के भी जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको आपके पॉइंट्स के ठीक तरीके से जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचआर से आप इस 4th स्टेप में अ डे और 2 मांगेंगे और उनको ये बोलेंगे कि ठीक है, मैं आपको 1 या 2 दिन में सोच के बताता हूँ किस तरीके से मैं कब ये सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने वाला हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी भी हेजिटेट नहीं करना है ये सोच के कि आप ऑब्लाइज्ड हैं। आपको उसी वक्त सैलरी का जो ऑफर है वो या तो फिर एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। जी नहीं, अगर आप अ डे और 2, 1 या 2 दिन सोचने के लिए और ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस के लिए अपने आप कुछ और रिसर्च करके उस सैलरी कंपोनेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 1 या 2 दिन का समय मांग सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। और फिर जब आप 1-2 दिन के बाद दोबारा से नेगोशिएट करने के लिए बैठेंगे तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। क्या पता कि आपने जो अपने इंडस्ट्री में इस जॉब की एवरेज सैलरी देखी थी वो शायद गलत हो गई थी कहीं, और बाद में आपको पता चला कि एवरेज सैलरी ये होनी चाहिए थी, तो उस हिसाब से आप नेगोशिएट कर सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट सैलरी नेगोशिएशन का एक मैजिकल और मिस्टिकल पॉइंट है। ये पॉइंट आपको ये बताता है और ये समझ की बात सिखाता है कि बहुत बार ऐसे इंटरव्यूज में हो जाता है कि आपको पता है कि आप लास्ट राउंड फाइनल राउंड में बैठे हैं और आप सेंस कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। किस तरीके से, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एम्प्लॉयर्स या HR आपसे बातें कर रहे हैं, आपको अंदाजा लग ही जाता है कि आपका सिलेक्शन तो पक्का है। और जहां आपको ये सेंस हो गया कि कुछ भी हो, मुझे नहीं पता किसी और का सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, पर मेरा तो हो रहा है, बातचीत से इतना तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। जहां आपको ये पता चल गया, वहां आपकी नेगोशिएशन एज हो जाती है। जाहिर सी बात है, वहां पे आप अपना मुंह मांगा दाम मांग सकते हैं। छठा और सिक्स्थ स्टेप सैलरी नेगोशिएशन का आपको ये सीख देता है कि किसी भी मोड़ पे अगर आपका डिस्कशन इस बात पे आके अटक जाता है कि HR आपको ये प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं, जिस तरीके से आप हमें बता रहे हैं कि 1 महीने में ही आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो 1 महीने बाद हम आपकी सैलरी 10% बढ़ा देंगे। यहाँ पे HR ने जो आपको प्रॉमिस किया है, इस प्रॉमिस को वर्ड्स में अपने सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के HR से साइन करवा लीजिए, उनके साइन ले लीजिए वहां पे, क्योंकि आप तो अपना प्रॉमिस फुलफिल कर देंगे। 1 महीने बाद आप सारे परफॉर्मेंस मैट्रिसेस को फुलफिल करने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको दोबारा से HR के पास जाना है, अपना सैलरी कॉन्ट्रैक्ट लेके, और उनको दिखाना है कि एज पर द डीड साइन बाय यू, मैंने अपने सारे के सारे मैट्रिसेस जो है वो फुलफिल कर लिए हैं 1 महीने के अंदर अंदर, और अब आपको मेरी 10% सैलरी बढ़ानी है। इन शॉर्ट ये पॉइंट आपको ये सीख देता है कि HR आपको जो भी प्रोमिसेस कर रहा है आपके सैलरी के किसी भी कॉम्पोनेंट को बढ़ाने के लिए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, अगर फलाना मैट्रिसेस आप फुलफिल कर देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इस तरीके से शोकेस करते हैं स्पैन में, तो वो सारी के सारी चीजों को आपको रिटन में उस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखवा के HR के सिग्नेचर्स ले लेने हैं, क्योंकि वर्बली जो भी प्रोमिसेस होते हैं वो किसी को याद नहीं रह जाते हैं। क्या पता जब आप अपना टारगेट फुलफिल करें, HR के पास वापस जाएं कि मैंने एज पर द प्रॉमिस सारे के सारे टारगेट्स जो हैं वो फुलफिल कर लिए हैं, अब आपकी बारी, आपको मेरी सैलरी 10% बढ़ानी है। उस समय तक ये भी हो सकता है कि जिस HR से आपकी सारी बातचीत हुई थी, जॉब ज्वाइन करते वक्त वो HR अब जा चुका है। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए वर्बली आपको कोई प्रोमिसेस बाय नहीं करने हैं। जो भी प्रोमिसेस आपको दिए जा रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इन एक्सचेंज ऑफ योर परफॉर्मेंस, सारे के सारे प्रोमिसेस आपको लिखवा के सैलरी के कॉन्ट्रैक्ट पे HR के सिग्नेचर्स ले लेने हैं, ताकि वो इम्प्लीमेंट किए जा सकें जब आप अपने परफॉर्मेंस टारगेट्स को फुलफिल कर देंगे, या जो भी आपने इन एक्सचेंज वादा किया है उसे फुलफिल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं, मान लीजिए कि ऐसा अक्सर हो जाता है, आपने भी देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स आपसे डायरेक्टली पूछते हैं कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। कोशिश करिए कि आप इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दें, इनडायरेक्ट जवाब दीजिए, सैलरी की रेंज बता दीजिए, मिनिमम टू मैक्सिमम, इतने से इतने तक मैं चाहता हूं कि मेरी सैलरी जो है इसके बीच में हो। अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को बताना है, HR को बताना है कि वो कितना आपको दे सकता है, लेकिन ध्यान रहे, याद रहे कि जो आपने रेंज बताई है ब्रैकेट्स में, मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम जो अमाउंट है आपकी रेंज का, वो भी आप जो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस अमाउंट से स्लाइटली ज़्यादा होना चाहिए, ताकि अगर बाय चांस एम्प्लॉयर आपकी रेंज को देख के मिनिमम अमाउंट ही आपको ऑफर कर दे और कह दे कि मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं ऑफर कर सकता हूँ, दैट इज़ अ मैक्सिमम विच वी आर ऑफरिंग राइट नाउ, तो वो अमाउंट भी आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी का अमाउंट है जो आप चाहते थे उससे भी ज़्यादा हो, आपको कोई निराशा नहीं हो। तो हमेशा कोशिश करिए कि एम्प्लॉयर की तरफ से वो अमाउंट दिया जाए, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है, तो हमेशा और हमेशा आपको रेंज देनी है, मिनिमम टू मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 8th वंडर स्टेप। 8th वंडर स्टेप सैलरी नेगोशिएशन का आपको ये बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जैसे मान लीजिए अगर आप करंट एम्प्लॉइज हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हो रहे हैं, रेटिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन रेटिंग्स के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो अप्रेज्ड नहीं हुई है, तो वहां पे भी आप बात कर सकते हैं अपने बॉस से, अपने HR से, और उनसे डिस्कशंस में बैठ के अपनी सैलरी को रेटिंग के हिसाब से अप्रेज करा सकते हैं। कराना भी चाहिए, ये आपका राइट है। 9th और लास्ट वंडर स्टेप
सैलरी नेगोशिएशन का। ये स्टेप आपको ये सीख देता है, जैसे मान लीजिए आप बल्क हायरिंग के लिए जा रहे हैं, कोई ऐसी जॉब डेजिग्नेशन है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसके वजह से आपको स्पेसिफिकली आपको कुछ स्पेशल अप्रेज्ड सैलरी नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी आप में वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो आप इस जॉब में लेके आ सकते हैं, यानी कि इस जॉब को एक वैल्यू, एक सिग्निफिकेंस दे सकते हैं जस्ट बिकॉज कि आपका एक बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड है। हो सकता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो औरों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, हो सकता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन औरों से बहुत ज़्यादा अलग है, जुदा है, यूनिक है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है अगर आप नेगोशिएट करेंगे, चाहे वो मास हायरिंग या बल्क हायरिंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन जॉब है जिसमें बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल या निल एक तरीके से उम्मीद है कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी आप एक यूनिक कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि आप सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस यूनिक कॉम्बिनेशन की वजह से। अगर आपने सारे के सारे पॉइंट सीख लिए तो जाहिर सी बात है अब आराम से आज के बाद से, इस वीडियो को देखने के बाद से सैलरी नेगोशिएशन में एक्सपर्ट बनने वाले हैं। इसके बाहर सैलरी नेगोशिएट करने के कोई और टैक्टिक्स और टिप्स नहीं है। इसके अलावा भी अगर किसी और भी टॉपिक पे आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ वर्चुअल सेशंस को बुक करना, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9311659252। और अगर आप कोई एंटिटी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्चुअल मोड के जरिए आपके एम्प्लॉयज़ तक पहुंचूं, उन्हें ट्रेन करूं, खोज करूं, मेंटोर करूं या फिर काउंसलिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल्स भी भेज सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे verma.roli@gmail.com।